हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अपने लास्ट क्लास में हमने दो फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पढ़ा था। वो था इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। उनका डिस्कवरी कैसे हुआ था, उनका प्रॉपर्टी क्या है, ओके, चार्ज कितना है, मास कितना है, ये सारा चीज हमने कवर कर लिया था। ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन और मास है वो सारे मैटर में प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, तो अभी क्या था, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उसका तो डिस्कवरी हो गया। तो अभी साइंटिस्ट लोगों को ऊपर ये प्रेशर था कि ये डिस्कवरी तो हो गया कि सारे मैटर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, उनका तो चार्ज जो है, एक नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। लेकिन ये जो पार्टिकल्स है वो एटम के अंदर कैसे अरेंज होके है। ओके, तो कैसे अरेंज होके है, इसके लिए उन्होंने मतलब काफी सारे साइंटिस्ट ने अपना कुछ मॉडल दिया था, जिसको हम ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हेडिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला मॉडल था वो मॉडल था हमारा थॉमसन्स मॉडल। ओके, सबसे पहला मॉडल क्या था हमारा थॉमसन्स मॉडल। तो यहाँ पे जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसमें वो ये बोले थे कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या बोले थे? एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज and negative charges are embedded in it। ठीक है, एटम जो है वो है स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक स्फीयर का जैसा स्ट्रक्चर है एटम का, पूरा जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बीच में कहीं कहीं जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है हमारा इलेक्ट्रॉन वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो उन्होंने अपना मॉडल दिया था। तो ये जो मॉडल था इसको हम बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो है प्लम पुडिंग मॉडल, और इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, प्लम पुडिंग मॉडल कैसे क्यों बोला जाता है? जैसे पुडिंग होता है, पुडिंग के अंदर बीच में प्लम होता है। ठीक है, अब जो जैसे खीर खाते हैं, और खीर क्या है, वो तो पूरा जो जैसे चावल का बना हुआ है, पूरा है चावल दूध सब मिलके, उसके बीच में कहीं पे किशमिश जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, कहीं पे वो डिस्ट्रीब्यूट होके है। तो ये है प्लम पुडिंग मॉडल कि उन्हीं के हिसाब से वो जो पूरा था, खीर को मान लो वो एटम है, एटम में पॉजिटिव चार्ज, वो ऐसे हो, बीच में जैसे कहीं किशमिश आ गया, वो सब है हमारे नेगेटिवली चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम इससे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे देखो वाटरमेलन को अगर बीच में से हम काटेंगे, क्या होता है, चारों तरफ रेड होता है। ठीक है, और बीच में क्या है, सीड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होके रहते हैं। वो उसलिए मतलब उसी तरह हमारा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, जैसे हमारा रेड वाला पोर्शन हो गया वाटरमेलन का, और जो इलेक्ट्रॉन से वो उसके बीच में है, मतलब जो सीड से वाटरमेलन का उसके बीच में। ठीक है, तो वो रिजेंबल करता है वाटरमेलन और प्लम इन पुडिंग कॉन्सेप्ट को। इसके लिए हमने ये थॉमसन्स के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल और क्या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि उन्होंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था एटम के बारे में, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में। और एक अच्छा चीज जो वो बोले थे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। मतलब एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी सेम। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि इससे हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन होता है। ठीक है,
तो ये था हमारा थॉमसन्स मॉडल। लेकिन ये जो मॉडल था वो डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसमें कुछ डिमेरिट्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या था? ड्रॉबैक्स ये था कि उन्होंने तो ये बोल दिया कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड इन इट, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे वो अरेंज होके पर्टिकुलरली है। मतलब प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऐसे अगर पास हो रहेंगे तो एटम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। ठीक है, जो उसका ड्रॉबैक था, इसीलिए थॉमसन्स मॉडल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या था? It could not explain stability of the atom. ओके, ऐसे समझ में? चलो इसको लिख लो। जब भी हम किसी चीज को बोर्ड से लिखने के लिए बोले तो यहाँ से हट जाएंगे, आपको वहां से स्क्रीनशॉट लेना है और वीडियो को पॉज करके वहां पे लिखना है। ठीक है, लिख लो। हो गया? नेक्स्ट, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, इसमें जो पहला कंट्रीब्यूशन जो दिया था अबाउट द मॉडल ऑफ द एटम वो था थॉमसन का। नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन आया, नेक्स्ट जो एटम जो सक्सेसफुल रहा वो है हमारा रदरफोर्ड से। ठीक है, तो उन्होंने पहले क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम पढ़ेंगे इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? कुछ एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स लिए। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिए और उन्होंने वो सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल को निकाला। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिससे अपने आप रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, डिफरेंट रेज निकलते हैं। और ये अल्फा पार्टिकल क्या है? देखो, मेनली जो रेडियो एक्टिव जो क्या हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रे निकलता है, वहां पे 3 टाइप मेनली होता है। एक है हमारा अल्फा रेज जिसमें अल्फा पार्टिकल्स होता है। नेक्स्ट एक बीटा रेज जिसमें बीटा पार्टिकल्स होता है। नेक्स्ट है गामा रेज जिसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता। ओके, ऐसा समझ में? अल्फा रे इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा रे इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बीटा पार्टिकल्स। व्हाट आर बीटा पार्टिकल्स? बीटा पार्टिकल्स आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम उसे बोलेंगे बीटा रेज। नेक्स्ट है गामा रेज विच इज ऑफ नो पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल है डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। ये उसका एग्जैक्ट चीज है कि हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होता है, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो वहां से अगर हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को बाय एनी मींस निकाल लेंगे तो क्या पे रहेगा? वहां पे हीलियम का में 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा। वही है हमारा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और हम बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल को इट इज ए पार्टिकल विच पोजेस 2 units of positive charge and 4 units of mass। तो ये होता है हमारा अल्फा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये अल्फा पार्टिकल को लेके ही एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया? एक बहुत ही थिन फॉइल ऑफ गोल्ड उन्होंने लिया था, गोल्ड का शीट लिया था, बहुत ही थिन था, उसको लेके वो अल्फा पार्टिकल के सामने रखे। ठीक है, देखते हैं क्या कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे एक लेड ब्लॉक लिया। ठीक है,
ये लेड ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो लिया था उन्होंने, इससे क्या होगा, देखो ये पूरा जो जगह है लेड ब्लॉक का है वो क्यों लिया गया है, क्योंकि हमें जो रेडिएशन चाहिए वो एक थीन लेयर में चाहिए, ठीक है। और अगर हम ऐसे खुला में ले लेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को तो फिर वो सारे डायरेक्शन में अपना रेडिएशन छोड़ देगा। लेकिन अगर ऐसे सारे डायरेक्शन में छोड़ेगा तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो फुलफिल नहीं होगा। अगर सारे डायरेक्शन में छोड़ रहा है तो वहां से हमें जो चाहिए जो रिजल्ट वो नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको लेड ब्लॉक के अंदर रखा गया है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि चारों तरफ जो रेडिएशन है वो बंद हो जाता है और एक ही जगह जहाँ पे खुला छोड़ा है वहीं से रेडिएशन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से रेडिएशन निकलेगा, ओके। तो ये जो रेडिएशन है वो भी अभी थिक लेयर में निकल रहा है, हमें और भी थिन लेयर में चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे एक थिन शीट रख लेंगे, ठीक है, थिन शीट रख लेंगे। इससे क्या होगा, इसके बाद इसको क्रॉस करके जो रेडिएशन निकलेगा वो थिन लेयर में निकलेगा, ओके। नेक्स्ट, अभी ये जो रेडिएशन गया ये क्या होगा, ये आके एक थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरेगा, ठीक है। ये है हमारा थिन शीट जिसका काम क्या है, जिसका काम है रेडिएशन का लेयर को और भी थिन करना। और ये है थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल जिसके ऊपर आपके रेडिएशन को गिरना है, जो अल्फा पार्टिकल्स है उनको आके यहाँ पे गिरना है, ठीक है। यही हमारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक सर्कुलर स्क्रीन रहेगा, सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड है वो क्यों है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो अल्फा रे आपके अल्फा पार्टिकल्स आके यहाँ गोल्ड फॉइल के ऊपर गिर रहे हैं, फिर वो कहाँ जा रहे हैं। अगर नॉर्मली कहाँ जाएंगे हमें तो नहीं दिखेगा, दिखेंगे क्या, नहीं। तो हम यहाँ पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग लगा दिए हैं जिससे वो रे आके जहाँ गिरेगा वो जगह जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वो वाला कोटिंग लगाया, ठीक है। नेक्स्ट, अभी कुछ रेडिएशंस है, मतलब बहुत सारे रेडिएशंस जो डायरेक्ट जाके स्क्रीन के ऊपर गिर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ रेडिएशंस है जो स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ रेडिएशंस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, स्लाइटली डेविएटेड, और कुछ है स्ट्रॉन्गली डेविएटेड, ठीक है। और कुछ रेडिएशंस है जो जा तो यहाँ रहे हैं लेकिन आगे नहीं जा पा रहे हैं, अगेन उस पास में क्या रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। दे कम बैक इन द सेम पाथ, ओके। ये चीज जो है उन्होंने रदरफोर्ड्स जो एक्सपेरिमेंट किए जिसका नाम है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ओके, वो उन्होंने किया। तो ये तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया, ओके। नेक्स्ट चीज है, ये एक्सपेरिमेंट करने से उनको क्या पता, उनका ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या निकला, ठीक है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि हमें फर्स्ट चीज क्या पता चला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो है, मोस्ट ऑफ द रेज आर गोइंग ऑन इन मतलब गोइंग ऑन डिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्शन के वो स्टेट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेज आर मूविंग ऑन
स्लाइटली डेविएट हो रहे हैं उनके पाथ से। नेक्स्ट, सम ऑफ द रेज आर slightly deviated from their normal path. ओके, नेक्स्ट चीज क्या उन्होंने देखा? नेक्स्ट चीज उन्होंने देखा कि कुछ रेज है जो क्या कर रहे हैं, जहां से जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वो बैक कर रहे हैं। ठीक है, a very few ब्रैकेट में 1 in 12,000 rays move back या came back in the same path। जो पाथ में वो गए थे वही सेम पाथ में वो क्या कर रहे हैं, हमारा वापस आ रहे, रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, रेस केम बैक इन द सेम पाथ और रिटर्न। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन कि उन्होंने ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, उससे उनको ये 3 ऑब्जर्वेशन मिला। ठीक है, तो ये जो 3 ऑब्जर्वेशन मिला, ये 3 ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिया होगा। मतलब ये देखा उन्होंने कि ये हो रहा है, तो अगर ये सारा चीज हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन होगा जिसके वजह से ये सारा चीज हो रहा है। ठीक है, देखो पहला है मोस्ट ऑफ द रेज आर मूविंग ऑन डिफ्लेक्टेड। इससे क्या पता चला कि जो उन्हें जाना था वो उसी तरह जा रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे ये, इसका मतलब ये है कि जो एटम है वो एटम का बहुत सारा जगह जो है वो खाली है। क्योंकि वो खाली है इसलिए तो जा रहा है, अगर नहीं जा पाता इसका मतलब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेज आर मूविंग ऑन डिफ्लेक्टेड, इससे हमें ये पता चलता है कि देयर आर ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन एन एटम। ओके, आया समझ में कि एटम के अंदर बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस है। नेक्स्ट, सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था? सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि सम ऑफ द रेज आर स्लाइटली डेविएटेड फ्रॉम देयर नॉर्मल पाथ। अगर कोई जा रहा है और वो स्लाइटली डेविएट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 2 चीज हो सकता है। इसका एक मतलब ये होगा कि उनके रास्ते में कोई क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ठीक है, जिसके वजह से वो स्लाइटली डेविएट हो रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनका चार्ज, जो अल्फा पार्टिकल्स है उनका चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। शायद वो कोई और एक पॉजिटिव चार्ज के मतलब क्या उसके पास से जा रहे हैं, जिसके वजह से उनका थोड़ा डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? देयर मे बी सम ऑब्स्ट्रक्शंस or they may come near some पॉजिटिव चार्ज। ये तो पता है ना कि सेम चार्ज जो है वो रिपेल करता है। शायद वो उसके पाथ में कोई एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, जिससे वो नॉर्मल पाथ से थोड़ा डेविएट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है A very few rays came back in the same path। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो हमारे क्या है, बहुत ही कम रे जो सेम पाथ में ये कर रहे हैं, रिटर्न बैक कर रहे हैं, उसका मतलब बहुत ही छोट रिटर्न कब वो करेगा? अगर वो कहीं कोई जाके किसी जगह पे स्ट्राइक करेगा तभी जाके वो रिटर्न कर सकता है। ठीक है, और जहाँ पे स्ट्राइक करेगा उसका मास ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर हम एक बॉल लेंगे, क्रिकेट बॉल, और बॉल में स्ट्राइक करेंगे तो वो रिटर्न आता है। क्यों रिटर्न आता है? वो उसको तोड़ के भी जा सकता है। रिटर्न क्यों आता है? क्योंकि वो उसे तोड़ नहीं सकता, मतलब वो जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उसमें ज्यादा मास है। मतलब किसके? जो बॉल में, जिसके लिए अगर बॉल जाके वहां पे स्ट्राइक कर रहा है तो वो रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मास प्रेजेंट है जिससे ये जो वेरी फ्यू पार्टिकल्स है, वेरी फ्यू रेज है, वो हमारे क्या हो रहे हैं? रिटर्न बैक कर रहे हैं।
ओके, नेक्स्ट चीज है कि ये जो मास है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, इसलिए वजह से रिफ्लेक्शन जो है वो भी स्ट्रांग हो रहा है। तो यहाँ पे है देयर इज ए वेरी स्मॉल प्लेस which contains a large mass। ओके, ये तीनों हुआ कंक्लूजन। पहला क्या कंक्लूजन रहा कि एटम में जो बहुत सारे जगह है, एम्प्टी स्पेसेस है, खाली जगह है, जिसके लिए सारे पार्टिकल्स और ये जो है ऑन डिफ्लेक्टेड जा रहे हैं। कुछ है वहां पे जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, जिसके वजह से जब पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल उसके पास जा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत ही कम पार्टिकल जो जाके रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग मास प्रेजेंट है जो बहुत ही स्मॉल प्लेस ऑक्यूपाई करता है एटॉम में, जिसके साथ स्ट्राइक करने के बाद हमारा जो रे है वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन किसका, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। ओके, नेक्स्ट इससे हमें फाइनली रदरफोर्ड ने ये मतलब क्या कंक्लूड किया कि एटम में एक बहुत ही छोटा स्पेस है जो इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। नेक्स्ट उसका मास जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो जो स्मॉल प्लेस था जिसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये माना कि पूरा एटम के सेंटर में वो रह रहा है, उसका नाम उन्होंने दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया उन्होंने, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस मास के सेंटर में रहता है जिसका मास काफी ज्यादा है, या फिर ये आप कह सकते हो कि जो हमारे मास ऑफ एन एटम है वो ऑलमोस्ट उस न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे करके उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आया सबको समझ में, चलो लिख लो इसको। हो गया, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। आज के क्लास में हमने थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ा और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, जिससे हमारा न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम ये रदरफोर्ड न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बाद अपना एक खुद का मॉडल दिया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, उसको पढ़ेंगे। फिर बोर्स मॉडल ऑफ द एटम जो है उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, ओके। और तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो, ओके।